गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेक्चर सीरीज 31 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर हम लोग वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग को पढ़ लिया था। तो आज हम लोग माय डियर क्या करेंगे, जब हम लोग वेल्डिंग कर लेते हैं तो उसके बाद उस वेल्डिंग सरफेस यानी कि बीड पर कुछ डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं, या जब हम लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम भी उस पर कुछ डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं, या वेल्डिंग करने से पहले भी उस सरफेस की हम लोग टेस्टिंग या फिर कुछ इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के एनालिसिस हम लोग करेंगे माय डियर, और इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो आइए आज का टॉपिक डियर हम लोग स्टार्ट करेंगे वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन। तो हमारा टॉपिक होगा टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन। टॉपिक हमारा होगा वेल्डिंग, टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन। हम लोग जो हमारे मटेरियल होंगे, जो वेल्ड बीड होंगे, उनका इंस्पेक्शन भी करेंगे, उनकी टेस्टिंग भी करेंगे कि उस पर क्या वाकई में कमियां हैं और क्या कमियां रिड्यूस की जा सकती हैं। तो सबसे पहले डियर ये देखिए, जब हम टेस्टिंग करते हैं तो किसी चीज़ की कमी यानी कि किसी चीज़ में जो भी प्रॉब्लम्स इंड्यूस हुई हो उसे ही चेक करने के लिए, उसे फाइंड करने के लिए हम लोग टेस्टिंग करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जब टेस्टिंग करेंगे तो बेसिकली टेस्टिंग हम लोग डियर वेल्डिंग, जैसे मान लो कोई चीज़ की हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, तो अब वेल्डिंग करने के लिए सपोज करो ये दो प्लेटों को हमें वेल्ड करना था, तो इनके लिए जो टेस्टिंग करेंगे माय डियर, वो हम लोग 3 टाइप से टेस्टिंग करते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, बिफोर स्टार्ट द वेल्डिंग हम लोग टेस्टिंग करेंगे। सेकेंड ड्यूरिंग द वेल्डिंग, और थर्ड आफ्टर द वेल्डिंग। इन तीनों का मतलब ये समझिए कि जब वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे उससे पहले डियर हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या इस सरफेस पे कहीं पे ऑयल या ग्रीस वगैरह तो नहीं लगे हुए हैं। इस सरफेस पे इसकी प्रॉपर एज प्रिपरेशन, जैसे अगर सरफेस की थिकनेस ज़्यादा है तो इस तरीके से हम लोग डियर क्या करते हैं, एज प्रिपेयर्ड कर देते हैं। तो इस तरीके के इंस्पेक्शन को हम लोग या टेस्टिंग को हम लोग बोलते हैं बिफोर वेल्डिंग टेस्टिंग। अब वेल्डिंग हम लोग कर रहे होंगे तो उस समय कौन कौन सी टेस्टिंग हम लोग करेंगे कि हमारी आर्क प्रॉपर तरीके से मेंटेन है कि नहीं है, इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच गैप सही है, वेल्डिंग स्पीड हम प्रॉपर कर रहे हैं, करंट कितनी सप्लाई हो रही है, वोल्टेज कितना अप एंड डाउन हो रहा है। इन सारे इंस्पेक्शन को हम लोग ड्यूरिंग द वेल्डिंग करेंगे। और जब वेल्डिंग कर लेंगे माय डियर, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, जो वेल्ड बीड बनेगा, यहाँ पर जो ये बीड बनेगा, इस बीड की वजह से हो सकता है कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक का मटेरियल हीट अफेक्टेड जोन में आ जाए, उष्मा से प्रभावित हो जाए, लेकिन इधर का मटेरियल सेफ रहे। तो कुछ इसमें भी मेटलर्जिकल और मैकेनिकल चेंजेस आएंगे, और वेल्ड बीड पर भी। तो हम इनकी भी टेस्टिंग करेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ हमारी क्या है। तो आफ्टर वेल्डिंग ये सारा इंस्पेक्शन करेंगे, और वेल्डिंग के बाद हम लोग 2 टाइप से अपने इंस्पेक्शन करते हैं यानी कि टेस्टिंग करते हैं। फर्स्ट हम लोग करते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, और सेकंड करते हैं माय डियर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, एनडीटी। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि जैसे डियर इस प्लेट की स्ट्रेंथ अगर हमें चेक करनी है, तो सपोज करो कि हमने 100 पीस की वेल्डिंग की, हमने 100 पीस की वेल्डिंग की। अब उस 100 पीस में हम लोग क्या करेंगे, रैंडम 1 या 2 पीस को सेलेक्ट करेंगे, रैंडम कोई भी, सेम साइज के सारे वर्क पीस होंगे। उस रैंडम 1 पीस को हमने लिया, और उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए मैक्सिमम, अगर हमें शियर लोड, शियर स्ट्रेंथ चेक करना था तो मैक्सिमम शियर लोड लगाएंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करना था तो टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करना था तो कंप्रेसिव लोड। इन सारे लोड को लगाकर इसे ब्रेक करेंगे। जिस मैक्सिमम लोड पर ब्रेक होगा उससे बिलो लोड पर हम लोग इस पर वर्किंग करेंगे। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है जब हम लोग मटेरियल की स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने आपको बताया था अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होगी और वर्किंग स्ट्रेंथ क्या होगी। तो जब एक पीस को हम लोग ब्रेक करेंगे तो उस समय इसकी टेस्टिंग हमारी मिलेगी, उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। अब आप सोचोगे कि क्या सर एक पीस को ब्रेक कर रहे हैं तो 99 पीस हम लोग क्यों नहीं ब्रेक कर रहे हैं। डियर, अगर हम लोग 99 पीस मतलब 100 की 100 पीसों को अगर तोड़ कर उसकी स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो फिर हम वेल्डिंग कहाँ कर पाएंगे, हमारा प्रोडक्ट लॉस हो जाएगा। तो हम 1 या 2 पीस रैंडम ले लेंगे, बाकी के सारे पीस को हम समझेंगे कि जो स्ट्रेंथ इसकी आ रही है
वही स्ट्रेंथ इसकी भी होगी। तो ये हमारा होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। सेकेंड क्या करते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इसमें क्या होता है डियर, जैसे मान लो कि ये वेल्ड बीड हो गया, आप सपोज करो कि ये बीड बन गया, इस बीड में अंदर कहीं पोरोसिटी वगैरह बने या इंटरनल क्रैक्स बने हैं। अब एक्सटर्नल क्रैक्स को तो हम देखकर बता सकते हैं, लेकिन बीड के अंदर जो इंटरनल क्रैक्स या पोरोसिटी है या ब्लो होल्स हैं या इम्प्योरिटीज हैं, उसे चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं डियर, इस मटेरियल के अंदर या तो मैग्नेटिक वेव्स भेजते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रिक करंट भेजते हैं, या गामा रेस, एक्स रेस जिसे हम लोग बोलते हैं, उन रेस को इसके अंदर भेजेंगे तो वो रेस क्या होंगे, जहां पर स्पॉट होंगे वहां पे अपने रास्ते को चेंज कर लेंगे, जहां पे क्रैक्स होंगे वहां पे वो अपने डिफ्लेक्ट कर देंगे। तो इससे हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग फोटो कॉपी बनाएंगे, तो जो एक्सरे हम लोग करते हैं, एक्सरे फिल्म पे इसकी इमेज बनेगी, इस डॉट की इमेज यहाँ बनेगी। तो इससे हमें पता चलेगा कि इस बीड के अंदर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, जिसे हम लोग विदाउट ब्रेक किए ही फाइंड कर रहे हैं। तो ऐसी टेस्टिंग को डियर हम लोग बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग। जैसे हम लोग पहले पढ़ेंगे बिफोर वेल्डिंग, देन ड्यूरिंग वेल्डिंग और देन आफ्टर वेल्डिंग। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे डियर बिफोर वेल्डिंग। वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग किस किस पॉइंट की टेस्टिंग करते हैं। तो वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, इंस्पेक्शन द एज प्रिपरेशन। आप सपोज करो कि आपको वेल्डिंग करनी, बहुत मोटी प्लेट को आपस में जोड़ना है। अब आप एग्जैक्ट ऐसे ले आकर जोड़ दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ वीक मिलेगी। हम क्या करेंगे, इस पर एज प्रिपेयर करेंगे। और एज प्रिपरेशन मैंने आपको बता रखा है, जब ज़्यादा थिकनेस हो जाती है प्लेट की तो या तो हम लोग डबल वी ग्रुप या डबल यू ग्रुप बनाते हैं। देन यहाँ पर फिलर मटेरियल हमारा भर जाएगा, इस तरीके से वेल्डिंग हमारी कंप्लीट होगी। तो ये हमारी होती है माय डियर एज प्रिपरेशन। अब इस एज प्रिपरेशन को चेक करेंगे वेल्डिंग स्टार्ट होने से पहले। सेकेंड पॉइंट, इंस्पेक्शन ऑफ ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग ऑन वेल्ड सरफेस। अब देखो, अगर हमें इसकी वेल्डिंग करनी है, पता चला कि इस सरफेस पे कुछ लुब्रिकेंट या ग्रीस वगैरह रखे हुए हैं, तो जैसे ही ये हीट के कांटेक्ट में आएंगे ये बर्न होने शुरू होंगे, जो वर्कपीस के लिए, वेल्ड बीड के लिए और वेल्डर के लिए भी हार्मफुल है। तो ये हमारा हो गया ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग का चेक करना। थर्ड हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू वर्कपीस मटेरियल सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड इज डन। थर्ड वेल्डिंग हम लोग ये चेक करेंगे माय डियर कि अगर देखो हमें इसे स्टील की वेल्डिंग करना है, अब फिलर मटेरियल हमें इसमें अगर भरना है तो हम कोशिश करेंगे स्टील का ही फिलर मटेरियल वेल्ड करें। अगर हम यहाँ पे कॉपर का फिलर मटेरियल वेल्ड करेंगे तो हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और साथ में हो सकता है एल्यूमिनियम या कॉपर लगाने पर इस बीड की स्ट्रेंथ हमारी लो हो जाए बेस मेटल की स्ट्रेंथ से, जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो ये चीज हम लोग चेक करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे अकॉर्डिंग टू वेल्डिंग मटेरियल सेलेक्ट ऑफ फिलर रॉड, यही हमने आपको बताया। और पहला पॉइंट जो था अकॉर्डिंग टू वर्कपीस मटेरियल सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। ये जो हम लोग इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज करेंगे, इलेक्ट्रोड अगर देखो, इलेक्ट्रोड हमारा अगर मेल्टिंग है, मेल्टिंग का मतलब कंज्यूमेबल है, तो सेम एज ए बेस मेटल रखेंगे, इसकी भी इंस्पेक्शन हमें करना होगा। नॉन कंज्यूमेबल है तो कार्बन का रखेंगे, ग्रेफाइट का रखेंगे या टंगस्टन का रखेंगे, इसकी भी इंस्पेक्शन हमें करना होगा। आगे बढ़ते हैं इक्विपमेंट टेस्टिंग। जितनी भी वेल्डिंग इक्विपमेंट हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसमें करंट फ्लो हो रही है, ट्रांसफार्मर हमारा वर्क कर रहा है, वेल्डिंग गन हमारी सही है, इलेक्ट्रोड होल्डर सही है। साथ में हम लोग क्या करते हैं, अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे देखो वेल्डिंग के समय एक्स रेस और गामा रेस डेवलप होती हैं, जो हमारी आंखों के लिए हार्मफुल होती हैं, तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लास का यूज करते हैं, वेल्डिंग ग्लास, चश्मे का। तो उस चश्मे को भी हम लोग चेक करेंगे कि हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का इंस्पेक्शन करते हैं। देन चेक द डायमेंशन एंड टॉलरेंस ऑफ द वर्कपीस। इस वर्कपीस का डायमेंशन यानी कि साइज चेक करेंगे, और इसके टॉलरेंस मतलब इस पर कितना गैप हम लोग रखेंगे, कितना गैप नहीं रखेंगे, इन सारी चीज़ों की भी इंस्पेक्शन है वेल्डिंग स्टार्ट होने से पहले। अच्छा, एक टर्म आप देखिए, सर्विस वेल्ड एबिलिटी टेस्ट। सर्विस वेल्ड एबिलिटी टेस्ट हमारा क्या होता है?
आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इज दैट द मेजर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज विच आर कंसीडर्ड इसेंशियल फॉर। देखो, जब हम किसी वर्कपीस की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्विस बेल्ट एबिलिटी टेस्ट, क्योंकि उसी से उस मटेरियल की स्ट्रेंथ पता चलेगी और उस स्ट्रेंथ से उसकी लाइफ हम लोग डिसाइड करते हैं कि यह कितना हमारा दिन तक ड्यूरेबल रहेगा एक प्रॉपर वर्किंग के लिए। देन आफ्टर एडवांटेज ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस इज लार्ज नंबर ऑफ metals and alloys both similar and dissimilar can be joined। तो ये हमारा सिमिलर और डिसिमिलर किसी के लिए भी करेंगे एक प्रॉपर एडवांटेज हमें मिलेगा, इसे हम लोगों को करना चाहिए। अच्छा, ड्यूरिंग वेल्डिंग हम लोग कौन कौन से चेक करते हैं टेस्ट? वेल्डिंग करते समय हम लोग किस किस चीज़ की टेस्टिंग करते हैं उसके बारे में आइए डिस्कस करें। तो देखो डियर, जब वेल्डिंग हम लोग कर रहे होंगे, ये हमारा वर्क पीस हो गया। अब यहाँ पे देखो आर्क हमारी, देखो ये तो एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्शन भी लगा दे रहे हैं, और चलो ये हमारी आर्क हो गई, ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गया, इस इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए इलेक्ट्रोड होल्डर हो गया, ये पावर सप्लाई हो गया। इधर हम लोग दे दिए पॉजिटिव, इधर दे दिए नेगेटिव, ये हमारा एसी या डीसी पावर सप्लाई हो गया। क्या क्या चेक कर सकते हैं वेल्डिंग के समय? इस इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच के गैप को चेक करेंगे, इसकी आर्क लेंथ को चेक करेंगे, प्रॉपर तरीके से वर्कपीस, ये हमारा जो फिलर मटेरियल है ये कंजप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको चेक करेंगे, और वेल्डिंग के समय ये आर्क डिफ्लेक्ट होकर इधर आ रही कि इधर आ रही इसको भी चेक करेंगे। मींस बीड हमारी प्रॉपर बननी चाहिए। तो आइए इसको देख लेते हैं क्या क्या हम लोग। पॉइंट 1 हम लोग क्या करते हैं? चेक द प्रॉपर करंट एंड वोल्टेज। ये जो हम लोग एसी या डीसी करंट दे रहे हैं, तो करंट की वैल्यू, करंट एंड वोल्टेज की वैल्यू हम लोग चेक करते हैं। देन आफ्टर चेक द बीड एंड फिलर मटेरियल। अब वेल्डिंग हमारी हो रही है डियर, तो इस तरीके से देखो, ये मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक वेल्डिंग हो गई, अब ये बीड हमारी बनी हुई है, तो इस बीड के बारे में भी हम लोग चेक करते रहेंगे कि क्या बीड हमारी प्रॉपर बन रही है कि नहीं बन रही है, कहीं क्रैक्स तो नहीं आ रहे हैं, कहीं अनइवन सरफेसेस तो नहीं जनरेट हो रही हैं, इसकी भी चेकिंग हम लोग करते हैं। देन आफ्टर वेल्डिंग स्पीड एंड वेल्डिंग टेक्निक। अब वेल्डिंग टेक्निक हमारी क्या? स्पीड देखो कितनी तेजी से, अगर हायर स्पीड से करेंगे और वर्कपीस थिक है, मोटा है, तो वहाँ वेल्डिंग स्ट्रेंथ कमजोर मिलेगी, और बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं और वर्कपीस हमारा पतला है, तो यहाँ पे वर्कपीस मेल्ट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान देना है। आगे बात करेंगे, इफ ड्यूरिंग वेल्डिंग सर्टेन कंज्यूमेबल आर्क इलेक्ट्रोड डिफेक्टिव देन इट इज चेंज। अब देखो जो हमारे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हैं, वेल्डिंग करते समय मान लो यहाँ से कहीं डिफेक्टिव है, तो हम इसे क्या करेंगे? तुरंत चेंज कर देंगे वेल्डिंग करते समय, और दूसरे नए इलेक्ट्रोड को इसके अंदर लगा देंगे। देन आफ्टर ड्यूरिंग वेल्डिंग डर्ट एंड इम्प्योरिटीज आर अवॉइडेड टू मिक्स वेल्ड पूल। अब जब हमारा ये वेल्ड पूल बन रहा है, वेल्डिंग हो रही है, तो कोई भी डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे आकर इसके साथ मिक्स ना होने पाए, नहीं तो वो हमारे वेल्डिंग स्ट्रेंथ को वीक करेंगे। तो इसकी भी चेकिंग हम लोग वेल्डिंग के समय ध्यान देते रहेंगे कि कोई भी धूल के पार्टिकल्स या कोई भी अदर इम्प्योरिटीज, मतलब अशुद्धियां आकर उसमें मिक्स ना हो। आगे बात करते हैं, आफ्टर वेल्डिंग हम लोग कौन कौन से टेस्ट करते हैं? जब माय डियर हम लोग वेल्डिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो उस समय हम लोग डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं। वेल्डिंग में क्या क्या जानने के लिए? अंदर पोरोसिटी, ब्लो होल्स, क्रैक्स, इंटरनल क्रैक्स, तो ये सारी चीज़ें हम लोग, एक्सटर्नल क्रैक्स, ये सब फाइंड करने के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं आफ्टर वेल्डिंग। जैसे देखो, पहला हम लोग करते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और दूसरा करते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। डिस्ट्रक्टिव में हम लोग रैंडम एक वर्क पीस को लेंगे और तोड़ेंगे, और तोड़कर उसकी स्ट्रेंथ को चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या स्ट्रेंथ अवेलेबल है, शियर स्ट्रेंथ कितनी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, इन सारी चीज़ों की टेस्टिंग कर लेंगे। देन अगर सेम साइज के अदर जितने भी वर्क पीस हैं, हम उनकी भी स्ट्रेंथ इसके इक्विवेलेंट मानते हैं, समतुल्य मानते हैं। अब यहाँ पे देखो, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या करते हैं? इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग सेलेक्ट ए रैंडम वर्क पीस, कोई भी एक रैंडम वर्क पीस सेलेक्ट करते हैं, एंड देन
टेस्टिंग प्रोसीजर इज अप्लाई। अब कौन कौन सी टेस्टिंग करेंगे? सरफेस की हार्डनेस, क्रैक, टफनेस, ये सारी टेस्टिंग करते हैं। देखो पहले हम लोग टेंशन टेस्ट करते हैं। टेंशन के लिए माय डियर मैंने आपको बता रखा है, एक जो स्पेसिमेन बनाते हैं उस स्पेसिमेन को हम लोग टेंशन टेस्ट के लिए कुछ इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे स्पेसिमेन ऐसे पकड़ लिया जाता है, यहाँ पे ऐसे पकड़ लिया जाता है, देन इधर लोड अप्लाई करते हैं और इधर लोड अप्लाई करते हैं। इसको ऐसा बनाते हैं ताकि ये यहाँ से स्लिप ना होने पाए। ये टेंशन टेस्ट के लिए एक स्पेसिमेन इसी तरीके का होता है। ऐसा कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो ये डायग्राम। अब देखो टेंशन टेस्ट में क्या करेंगे? टेंशन टेस्ट इज डन बाय द यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम पर इसे हम लोग परफॉर्म करते हैं। देन आफ्टर इन दिस टेस्ट स्ट्रेंथ इज मेजर्ड ऑफ द वर्कपीस की स्ट्रेंथ मेजर करेंगे, वेल्ड बीड की स्ट्रेंथ मेजर करेंगे, एंड यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें हम लोग मेजर करेंगे। यील्ड स्ट्रेंथ हमारी किसके लिए होती थी? ये मैंने आपको बताया था। यील्ड स्ट्रेंथ ये हमारी होती थी डक्टाइल मेटल के लिए, डक्टाइल मेटल के लिए, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमारी होती थी ब्रिटल मेटल के लिए, ब्रिटल मेटल के लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा डक्टाइल मेटल वो अपने यील्ड स्ट्रेंथ तक ही एब्जॉर्ब करता है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक ब्रिटल मटेरियल एब्जॉर्ब करता है। तो इसीलिए दोनों की जो मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब कैपेसिटी है वही हमारी स्ट्रेंथ। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे देखिए, चलिए ये देखिए टेंशन टेस्ट में हम लोगों ने ये किया, यील्ड स्ट्रेंथ हम लोग टेस्ट करेंगे, अल्टीमेट टेंसाइल टेस्ट करेंगे, और परसेंटेज ऑफ रिडक्शन एंड परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन भी हम लोग चेक करेंगे। परसेंटेज ऑफ रिडक्शन एंड इलोंगेशन का मतलब जैसे हम लोग टेंसाइल टेस्ट करेंगे, ये लोड लगाया तो ये हम देखेंगे कि लोड लगाने पर कितना इसकी लेंथ बढ़ रही है, या हम लोग कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो कितना इसकी लेंथ रिड्यूस हो रही है। इसे हम लोग कंप्रेसिव या टेंसाइल इलोंगेशन बोलेंगे। तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग टेस्ट करते हैं। देन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को भी हम लोग चेक करेंगे, और मैंने आपको बता रखा है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। तो चलिए अब ये हमारा हो गया। अब इसमें देखो यील्ड स्ट्रेंथ अगर हमें चेक करना हो, यील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू यील्ड लोड अपॉन बीड एरिया के होता है। वेल्डिंग के लिए यील्ड स्ट्रेंथ अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये देखो ये आपका हो गया वेल्ड बीड, और इस तरीके से होता है। इसका अगर यील्ड स्ट्रेंथ चेक करना है, यील्ड स्ट्रेंथ बराबर हमारा क्या होगा? यील्ड लोड, जितना मैक्सिमम इस पे यील्ड लोड लगा सकते हैं, यील्ड लोड अपॉन इस वेल्ड बीड का एरिया हो जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं यील्ड। देन आफ्टर हार्डनेस टेस्ट अगर हमें करना हो तो हम लोग क्या करते हैं? ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट करते हैं रॉकवेल हार्डनेस मशीन पर। दिस टेस्ट इज ऑल्सो परफॉर्म्ड ऑन रॉकवेल टेस्टिंग मशीन। रॉकवेल टेस्टिंग मशीन पर इसे हम लोग परफॉर्म करेंगे, और देखो हार्डनेस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन रॉकवेल टेस्टिंग मशीन एंड टू टेस्ट द हार्डनेस ऑफ वेल्ड बीड इज यूज्ड, इसलिए क्योंकि उसकी हार्डनेस हमारी कितनी है, इन सब चीज़ों को हमें टेस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर सॉफ्ट सरफेस है वह मटेरियल हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ पर भी स्क्रैच वगैरह आएंगे वह स्क्रैच को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे सरफेस बेकार हो जाएगी। तो वही हमारा हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इज रजिस्ट द स्क्रैच और पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन या स्क्रैच को रजिस्ट करता है। चलिए आगे, हार्डनेस नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन ब्रेनल हार्डनेस नंबर BHN से इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। BHN ब्रेनल हार्डनेस नंबर से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसे देखो, एक ब्रेनल टेस्ट करते हैं, एक रॉकवेल टेस्ट करते हैं। इसको हार्डनेस टेस्ट करने के लिए हमने आपको बताया था कि एक गोला लेंगे, एक फ्लैट सरफेस लेंगे, इसके बीच में रख के इसको हम लोग क्या करते हैं? कंप्रेसिव लोड अप्लाई करते हैं। ये फ्लैट सरफेस होती है, क्वेश्चन ये बन जाता है। एक स्फेयर लेंगे, स्फेयर बॉल के दोनों बीच में ये फ्लैट सरफेस लगाएंगे,
दोनों फ्लैट सरफेस के बीच में स्फेयर बॉल को लगाएंगे, जिसका स्टैंडर्ड डायमीटर हम क्या लेते हैं, डी लेते हैं स्टील का। यदि इस पे लोड हम लोग डब्ल्यू अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो फार्मूला आता है ब्रेनल हार्डनेस नंबर इज डब्ल्यू अपॉन पाई डी बाई 2 इंटू ब्रैकेट में डी माइनस रूट में कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर होता है, वेयर स्मॉल डी इज द एवरेज मेजरिंग डायमीटर ऑफ द वर्कपीस एंड डायमीटर ऑफ द स्टील बॉल इज कैपिटल डी होता है। VHN ब्रेनल हार्डनेस नंबर इज 1.845 P अपॉन डी स्क्वायर। ये फार्मूला आपसे कभी पूछा जा सकता है। ब्रेनल हार्डनेस नंबर के लिए लोड P 1.854 इंटू लोड P अपॉन डायमीटर डी स्क्वायर पे हो। चलिए इम्पैक्ट टेस्ट हम लोग क्या करते हैं, उस मटेरियल में कितनी मैक्सिमम, देखो इम्पैक्ट क्या होता है कि जब हम किसी वर्क पीस पे इम्पैक्ट लोड अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर उसके अंदर कोई फेल्योर नहीं हो रहा है वो हमारा इम्पैक्ट टेस्ट होगा, जिसे हम लोग टेस्ट करेंगे। इम्पैक्ट टेस्ट ऑफ वेल्ड बीड इज परफॉर्म्ड ऑन आईजोड 4P मशीन या आईजोड इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन पे हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। आईजोड इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन या आईजोड 4P मशीन पे हम लोग परफॉर्म। देन आफ्टर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, अब हम लोग देखो ये हम लोग पढ़ रहे थे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में ड्यूरिंग वेल्डिंग, ये हमारा हो गया आफ्टर वेल्डिंग। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे वर्कपीस को तोड़कर हम लोग उसकी टेस्टिंग करते हैं और क्या क्या स्ट्रेंथ हम लोग चेक करते हैं। अब नॉन डिस्ट्रक्टिव बिना तोड़े वर्कपीस के हम लोग क्या क्या टेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले माय डियर बिना तोड़े हम लोग एक्सटर्नल सरफेस पर क्रैक्स को, ब्लो होल्स को, पोरोसिटी को, इन सारी चीज़ों को चेक करेंगे। तो बिना तोड़े जब हम लोग करेंगे तो पहला हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक पार्टिकल्स टेस्टिंग। मैग्नेटिक पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है माय डियर, कि ये जो हमारी वेल्ड बीड बनती है, मान लीजिए ये हमारी बीड हो गई। अब वेल्डिंग के बाद ये जो बीड हमारी बनेगी, अब इस बीड की टेस्टिंग हमें करना है मैग्नेटिक। सपोज करो कि ये आयरन है तो आयरन हमारा क्या मैग्नेटिक होगा, चुंबकत्व गुण इसमें होगा। इसके अंदर भी क्या उतने ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है या नहीं है, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग मैग्नेट लगाकर चेक कर लेते हैं। देन आगे इसमें देखते हैं, इन दिस प्रोसेस मैग्नेटिक फील्ड आर जनरेटेड ऑन द वर्कपीस, देन फाइंड द डिफेक्ट ऑफ पोरोसिटी, ब्लो होल्स, स्लैग, इंक्लूजन। अब इसका मतलब अभी आपको ये नहीं पता होगा कि सर पोरोसिटी क्या है, ब्लो होल्स क्या है, स्लैग इंक्लूजन। अभी इसके जस्ट बाद हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे कि डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं। पोरोसिटी का मतलब उस वेल्ड बीड के अंदर क्या है कि छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं, एयर बबल्स बन जाते हैं, जिसे हम लोग पोरोसिटी बोलते हैं। ब्लो होल्स का मतलब उस वेल्ड बीड के अंदर ऐसे ऊपर से होल्स बन जाते हैं, ऊपर से होल्स बन जाते हैं, जिसे हम लोग ब्लो होल्स बोलते हैं। स्लैग इंक्लूजन का मतलब जो हमारा स्लैग बनता है, जो मोल्टेन स्लैग बनता है, वह इस बीड के साथ मिक्स हो जाता है, तो इसे काट कर निकालना होगा। इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। अब यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, इसका मतलब अंदर मटेरियल में कुछ ना कुछ कमी है, या तो ब्लो होल्स है या पोरोसिटी है या दोनों है और साथ में स्लैग इंक्लूजन भी। तो उसे हम लोगों ने टेस्ट कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करके। नेक्स्ट देखते हैं ईडी करंट टेस्टिंग। ईडी करंट टेस्टिंग का मतलब क्या होता है माय डियर, ऐसे देखिए, इस वेल्ड बीड पर हम लोग करंट फ्लो कराएंगे और जब हम लोग एसी करंट फ्लो कराते हैं, एसी करंट आप जानते हैं कि जैसे इसमें फ्लो होगा, तो अगर यहाँ पे करंट फ्लो होगी और जैसे हमने इनपुट दिया और आउटपुट पे सेम करंट का हमारा इंटेंसिटी मेंटेन है, तो हम समझ जाएंगे कि करंट बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने करंट फ्लो किया और करंट आकर ऐसे डेविएट होकर आगे बढ़ रही है, तो इसका मतलब बीच में यहाँ मेटल उसको नहीं मिल रहा है, मेटल नहीं मिल रहा है, तो उस डेविएशन की वजह से वहाँ फ्लक्चुएशन आएगा, तो जिसे हम फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग ईडी करंट को फ्लो करके भी फाइंड करते हैं। क्या क्या फाइंड करते हैं, इन दिस प्रोसेस ईडी करंट इज फ्लो थ्रू द वर्कपीस एंड इंटरनल डिफेक्ट्स मीन्स ब्लो होल हमें मिल सकते हैं,
इंटरनल क्रैक्स मिल सकते हैं या पोरोसिटी मिल सकती है। ये सारी चीज़ें इस वेल्ड बीड में अगर मिलेगी तो हम समझ जाएंगे। देखो ये हमारी बीड हो गई। अब इस बीड के अंदर अगर ऐसे ब्लो होल्स हैं, पोरोसिटी हैं या इंटरनल क्रैक्स हैं, तो इसे फाइंड करने के लिए जब ईडी करंट भेजेंगे तो करंट क्या करेगी, अपने रास्तों को डेविएट करेगी। एक करंट उधर से फ्लो करेगी जहां से उसका जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टर ज़्यादा मिलेगा। अगर कंडक्टर नहीं मिलेगा तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट करके आगे बढ़ेगी। देन ऑटोमेटिक यहाँ का मेटल हीट होगा और बाहर आपको हीट फील होगा। तो इस तरह से आपको ये टेस्ट पता चल जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं ईडी करंट टेस्टिंग। अब यहाँ पे देखो, चलिए ईच टेस्टिंग हम लोग करते हैं। ईच एक सोल्यूशन होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, इन दिस टेस्टिंग सम पेन्स एंड इनेमल आर यूज टू फाइंड द क्रैक्स। ईच एक सोल्यूशन होता है माय डियर। उस सोल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, इस बेड के ऊपर, वर्क पीस की बेड के ऊपर डालते हैं। तो इससे इसके ऊपर के जो भी क्रैक्स होते हैं, जो ब्लो होल्स होते हैं, वहां पर हमें ऑटोमेटिकली वर्क पीस में हमें माइक्रो स्टेस्ट और मैक्रो स्टेस्ट में फाइंड हो जाते हैं ब्लो होल्स, क्रैक्स, एक्सटर्नल क्रैक्स, इंटरनल नहीं। लिक्विड हम क्या करते हैं, देखो वर्क पीस लेते हैं, वर्क पीस पे सबसे पहले पाउडर का लेप करते हैं। सपोज करो ये वर्क पीस हो जाए, मान लो ये आपका वेल्ड बीड एरिया हो जाए। अब ये वेल्ड बीड एरिया जो है माय डियर, अब ये प्रॉपर तरीके से ऐसे हमने वेल्डिंग कर रखा है। अब हमें इसमें क्रैक्स फाइंड करना है, तो पहले इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, पाउडर की लेप लगा देंगे। अब इस पाउडर का लेप लगाने के बाद इसके ऊपर एक कूलेंट ऑयल या लिक्विड फ्लो कराएंगे। तो वह ऑयल या लिक्विड जहां जहां क्रैक्स होगा वहां दरार बनाता हुआ अंदर की तरफ चला जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कट मतलब क्रैक्स हैं, और जहां ब्लो होल्स होगा वहां पे जाकर इस तरीके से होल्स बना देगा। तो ये हमें फाइंड हो जाएगा। इसे बोलते हैं ईच टेस्टिंग। ये हमारा माइक्रो टेस्टिंग के लिए और मैक्रो, छोटे होल्स के लिए और बड़े होल्स के लिए भी यूज किया। देन अल्फा रेस टेस्टिंग, अल्फा रेस एंड गामा रेस टेस्टिंग, अब एंड एक्स रेस टेस्टिंग। इन सभी रेज को हम लोग उस क्या करते हैं, इसके अंदर अभी हमारी वेल्ड बीड है, इस बीड पर एक्स रेज एंड गामा रेज को सेंड करते हैं। इस बीड के अंदर एक्स रेज और गामा रेज को भेजते हैं, यहाँ फिल्म रखते हैं। इस फिल्म पर रिजल्ट हमें मिलता है। अगर यहाँ पे ब्लो होल्स है या इंटरनल क्रैक्स है या इंटरनल पोरोसिटी है, तो इस फिल्म पर हमें पता चल जाएगा कहाँ कहाँ ब्लो होल्स है, कहाँ कहाँ इंटरनल क्रैक्स है। सारी चीज़ें हम लोग आसानी से फाइंड कर लेंगे एक्स रेज, गामा रेज एंड अल्फा रेज को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो टेस्टिंग कॉमा अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग भी कर लेते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को भी भेजकर। जैसे देखो, इन दिस प्रोसेस यूज ऑफ द रेज इज डन टू फाइंड द इंटरनल क्रैक्स कॉमा ब्लो होल्स एंड इम्प्यूटीज ऑफ द वेल्ड बीड। वेल्ड बीड में कोई अशुद्धियां भी होंगी, देखो यहाँ की डेंसिटी अलग मिलेगी, यहाँ की डेंसिटी अलग मिलेगी। अगर इसमें इम्प्यूटीज मिली हुई है तो उसको भी हम लोग आसानी से फाइंड कर लेते। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर बॉयलर सेल कॉमा ट्यूब्स एंड एरोनॉटिकल में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साउंड टेस्ट। अब साउंड टेस्ट माय डियर क्या होता है, आप देखो मेटल लो, मेटल में हैमरिंग एक्शन करो और एक टन टन की आवाज़ आपको मिलेगी। अगर मेटल प्रॉपर तरीके से सॉलिड है और अंदर उसके माइक्रो स्ट्रक्चर में गैप या पोरोसिटी या ब्लो होल्स या क्रैक्स नहीं है, वो टन टन की आवाज़ देगा। और अगर अंदर क्रैक्स हैं और या ब्लो होल्स हैं या पोरोसिटी है तो उसका साउंड चेंज हो जाएगा, थोड़ा मोटा साउंड मिलेगा। तो इसको भी हम लोग देखो आसानी से मैनुअली चेक कर लेते हैं। आप देखिए कि हम क्या करते हैं, इस पर हैमरिंग एक्शन करते हैं या हम लोग हैमर यूज करते हैं। अब इस हैमर से इस पर हम लोग स्ट्राइक करते हैं, तो जिससे हमें जिस तरह की साउंड मिलेगी वैसा हम पता करेंगे कि इसके अंदर क्या क्रैक्स है कि नहीं है। तो बाय यूजिंग दिस प्रोसेस क्रैक्स एंड ब्लो होल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द यूजिंग ऑफ हैमरिंग एक्शन ऑन द वर्क पीस। जब उसके साउंड जैसे आएंगे वैसे हम लोग पता कर लें। देन लिक्विड टेस्टिंग, सेम जैसे हम लोग इच टेस्टिंग कर रहे हैं वैसे ही लिक्विड टेस्टिंग में क्या करेंगे, दिस प्रोसेस इज यूज्ड
टू फाइंड द क्रैक्स ऑन द वेल्ड बीड। अब बीड पर अगर हमें क्रैक पता करने हैं माय डियर, ये मान लीजिए बीड हो गई। अब इस बीड पे हमें क्रैक्स पता करने हैं कि कहाँ पे क्रैक्स है। तो पहले इस पे पाउडर की कोटिंग कर देंगे, फिर उसके बाद ऑयल या लिक्विड को इस पे हम लोग फ्लो कराएंगे। तो जहाँ पे क्रैक्स होगा डियर, वहाँ पे ऑयल या लिक्विड ऐसे इसके अंदर चले जाएंगे और वहाँ पे ऑटोमेटिक एक इस तरीके की लाइन बनेगी, जैसा क्रैक होगा वैसे ही लाइन। तो ऐसी टेस्टिंग को हम लोग बोलेंगे लिक्विड टेस्टिंग। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इन दिस प्रोसेस यूजिंग पाउडर कोटिंग, पहले हम लोग पाउडर कोटिंग कर देंगे एंड देन लिक्विड इज फ्लो ऑन द वेल्ड बीड सरफेस। उस वेल्ड बीड सरफेस पर लिक्विड को फ्लो करेंगे, जहां जहां क्रैक्स होगा वहां वहां एक लाइन बनती चली जाएगी। आगे बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे कभी पूछ लिया जाए, लिंडे वेल्डिंग टेक्निक क्या होती है। सारी वेल्डिंग हम लोगों ने पढ़ लिया है। मान लीजिए अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि लिंडे वेल्डिंग टेक्निक क्या होती है, तो हम पढ़ाए हैं बस केवल नाम इसका नहीं बताए हैं, तो आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे और कहेंगे कि सर ने बताया ही नहीं था तो हम कैसे कर पाए। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए माय डियर, इट इज ए टेक्निक यूज इन कार्बोराइजिंग फ्लेम। जब हम गैस वेल्डिंग करते हैं डियर, तो कार्बोराइजिंग फ्लेम के साथ में अगर हम लोग राइट एंड टेक्निक यानी कि बैक हैंड वेल्डिंग यूज करेंगे, तो ऐसी वेल्डिंग को हम लोग लिंडे वेल्डिंग बोलते हैं। बैक हैंड वेल्डिंग का मतलब हमारा क्या होगा माय डियर, लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग वेल्डिंग करें, साथ में कार्बोराइजिंग फ्लेम का यूज करके, तो ऐसी वेल्डिंग को माय डियर हम लोग क्या बोलेंगे, लिंडे वेल्डिंग टेक्निक। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। लिंडे वेल्डिंग टेक्निक आपका यूपी जल निगम में भी पूछा जा चुका है, यूपी SSC में भी और SSC। चलिए, तो इस तरीके से हमारा टॉपिक होता है वेल्डिंग का। अब हम लोग कुछ इसके देख लेते हैं माय डियर, डिफेक्ट्स वेल्डिंग में क्या क्या हो सकता है। जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उस वेल्डिंग में क्या क्या डिफेक्ट इंट्रोड्यूस हो सकते हैं या प्रोड्यूस हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चेक करते हैं वन बाय वन। चलिए आइए डियर, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, वेल्डिंग डिफेक्ट्स। तो वेल्डिंग डिफेक्ट हमारे क्या होंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट। जब वेल्डिंग हम लोग कर रहे होंगे तो उस समय वेल्डिंग बीड पर या वेल्डिंग बीड के आसपास के मटेरियल पर कुछ डिफेक्ट हमें दिखाई देंगे, क्रैक्स मिलेगा, पोरोसिटी मिलेगी, ब्लो होल्स मिलेंगे, एज कटिंग मिलेगी। इन सारे डिफेक्ट को, स्पैटर मिलेगा, इन सारे डिफेक्ट को हम लोग देखेंगे कि ये डिफेक्ट क्यों होते हैं और इनकी रेमेडी यानी कि उपचार क्या है, ऐसा उपचार करें कि ये डिफेक्ट बने ही ना। चलिए चेक करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं, श्योर है कि इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। चलिए देखो, वेल्डिंग डिफेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट आपका एक्सटर्नल डिफेक्ट और सेकंड आपका इंटरनल डिफेक्ट। एक्सटर्नल डिफेक्ट हम लोग देखकर पता कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल डिफेक्ट हम लोग देखकर नहीं पता, आप बेस मेटल के अंदर नहीं घुसकर देख पाएंगे, तो ये हमारे इंटरनल डिफेक्ट्स होते हैं। अब एक्सटर्नल वेल्डिंग डिफेक्ट में क्या क्या होता है माय डियर, वेल्डिंग में कोई क्रैक्स होगा वो आप देखकर बता सकते हैं, अंडर कट होगा वो आप देखकर बता सकते हैं, वेल्ड बीड पर हमारा जो लिक्विड मेटल है स्पैटर यानी छिटक चुका है, इसको देखकर आप बता सकते हैं, पोरोसिटी है, बाहर से कुछ होल्स दिखाई दे रहे हैं या क्रेटर है। तो ये सारे हमारे जो डिफेक्ट होंगे माय डियर एक्सटर्नल डिफेक्ट के अंतर्गत आएंगे। इनके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट लेंगे। और एक्सटर्नल इंटरनल डिफेक्ट क्या क्या होंगे डियर, देखो स्लैग इंक्लूजन, कुछ स्लैग का हमारा जो है उस वेल्ड बीड में मिक्स हो जाना स्लैग इंक्लूजन कहलाएगा। साथ में इनकम्प्लीट फ्यूजन, प्रॉपर तरीके से मेटल आपका मेल्ट होकर वेल्ड नहीं हुआ है, तो कहीं पे ज़्यादा मेल्ट हुआ है, कहीं पे कम मेल्ट हुआ है, उसके लिए क्या क्या रेमेडी है वो हम लोग यूज करें। नेकलेस क्रैकिंग, कहीं कहीं आप नेकलेस मतलब हार की तरह, जैसे गले में हम लोग हार पहनते हैं तो कुछ इस तरीके से क्रैकिंग होगी, उसे बोलते हैं नेकलेस क्रैकिंग, आगे देखेंगे। इनकम्प्लीट फील्ड ग्रूव्स या इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, जितने डेप्थ में हमें पेनिट्रेशन करना चाहिए था, ये वेल्ड बीड था, इतने डेप्थ में पेनिट्रेशन करना चाहिए था, बीड ऐसी बन गई, ये हमारा क्या हो गया, इतना इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन।
ये सारे माय डियर हमारे क्या हैं, डिफेक्ट्स हैं। चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले डियर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डिफेक्ट पढ़ेंगे, वेल्ड क्रैक्स। वेल्डिंग में क्रैक्स हमारे पास कैसे दिखाई देते हैं और उन क्रैक्स के लिए उपचार क्या क्या हैं। तो देखिए डियर, ये हमारे पास एक बीड है। इस बीड पे जब हम लोगों ने वेल्डिंग किया तो हो सकता है ये क्रैक्स वेल्डिंग के समय ही दिखाई दे रहा हो, बना हो, या सॉलिडिफाई होने के समय भी क्रैक्स हमारे जनरेट हो। तो दोनों के केस में अब जो भी क्रैक्स हमें मिला है उसे हम देख रहे हैं कि कैसा क्रैक्स दिखाई देता है। देखिए डियर, ये आपकी बीड है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी बीड दिखाई दे रही है। बीड मतलब वेल्ड बीड, जिसको हम लोगों ने वेल्डिंग किया है, ये हमारी होगी बीड। अब इस पे क्रैक्स आप देख रहे हो, इस तरीके से क्रैक्स हमें दिखाई दे रहा है। ये सारी बीड पे कहीं भी क्रैक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें क्रैक्स दिखाई दे रहा है, जो हम लोग ऊपर से ही देखकर, एक्सटर्नली इस क्रैक्स को देखकर बता सकते हैं कि इस मटेरियल में क्रैक्स है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ बेकार है, कभी भी यहाँ से ये फेल हो सकता है। ये हमारा होता है क्रैक्स। क्रैक्स हम लोग कैसे करते हैं, दिस इज द मोस्ट अनवांटेड डिफेक्ट ऑफ ऑल द अदर वेल्डिंग डिफेक्ट्स। मतलब सबसे ज्यादा बेकार डिफेक्ट होता है वेल्डिंग का, क्योंकि यह ऑटोमेटिक इसकी स्ट्रेंथ को वीक कर देता है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं वेल्ड बीड डिफेक्ट, क्रैक्स। देन वेल्डिंग क्रैक्स कैन बी प्रेजेंट एट द सरफेस। सरफेस पे हमारा क्रैक्स दिखाई देगा। अगर एक्सटर्नल क्रैक्स है तो इनसाइड ऑफ द वेल्ड मटेरियल, अगर इंटरनल है तो वेल्ड बीड के अंदर होगा, जो ऊपर से हमें दिखाई नहीं देगा। ये तो हमें ऊपर से दिखाई दे रहा है, हो सकता है इन भाई साहब के अंदर भी क्रैक्स जनरेट हुआ हो, तो ये हमें ऐसे नहीं पता चलेगा। अब इनके लिए हमें यहाँ पे एक्स रेज, गामा रेज, ईडी करंट, ये सारी चीज़ों को भेजना होगा, तब ये भाई साहब बताएंगे कि हमारे अंदर क्रैक्स हैं। आइए बात करते हैं इधर। अब यहाँ पे देखिए, मतलब ये क्या है, इनसाइड द वेल्ड मटेरियल भी हो सकता है, या एट द हीट अफेक्टेड जोन। यहाँ पे देखो, मान लो कि वेल्डिंग करते समय इतना मटेरियल हीट से हमारा प्रभावित हो चुका था, इस जगह को हम लोग बोलते हैं डियर हीट अफेक्टेड जोन, ऊष्मा से प्रभावित जोन। अब हो सकता है यहाँ पर भी कोई क्रैक्स जनरेट हुआ हो, यहाँ पर मिल सकता है, ऐसा मिल सकता है, ऐसा मिल सकता है। इन सब क्रैक्स को हम लोग फाइंड करते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, क्रैक्स। आई थिंक आपको क्रैक्स समझ में आ गया होगा। अब इन क्रैक्स के लिए हम लोग कुछ रेमेडी देखते हैं। देखो, पहले तो देखो क्रैक्स के टाइप। क्रैक्स कैन आल्सो अपीयर एट द डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पर ये क्रैक्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन अब इनके टाइप देखो, एक हॉट क्रैक्स होगा और एक आपका कोल्ड क्रैक्स होगा। हॉट क्रैक्स डियर आपका क्या होगा, इट इज मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग ऑफ द वेल्ड। जो हॉट क्रैक्स आपके जनरेट होंगे, यूनिफॉर्म कूलिंग का मतलब हर बीड पर हर जगह पे जो कूलिंग रेट है वो कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ की कूलिंग फास्ट हो रही है, यहाँ की कूलिंग स्लो हो रही है, तो जहाँ फास्ट कूलिंग होगी वहाँ पर क्रैक्स प्रोड्यूस होने के चांस ज़्यादा होंगे। तो ऐसे केसेस में जो क्रैक्स जनरेट होगा उसे माय डियर हम लोग हॉट क्रैक्स। देन कोल्ड क्रैक्स की बात कर रहे हैं, इट इज मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग ऑफ द। अब देखो कोल्ड क्रैक्स क्या होगा, मान लो हम लोग वेल्डिंग कर रहे थे, अब अगर वेल्ड के समय जो हम लोग बोलते हैं आपको प्री हीटिंग एक टर्म हमने आपको बताया था, अगर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्री हीटिंग नहीं हुई है तो यहाँ पे क्रैक्स जनरेट हो सकते हैं। प्रॉपर हीटिंग ना होने की वजह से जो क्रैक्स जनरेट होंगे उन्हें हम लोग कोल्ड क्रैक्स बोलते हैं। आगे बात करते हैं। देखो, क्रैकिंग ऑफ बेस मेटल ड्यू टू एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से भी हमारे बेस मेटल में क्रैक्स जनरेट होते हैं। एक्सेसिव मतलब इंटरनल स्ट्रेस की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए वो मेटल को क्रैक कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि स्ट्रेस आपके रिलीज हो, और रिलीज तब होंगे जब यूनिफॉर्म कूलिंग होगी और स्लो कूलिंग। तो ये सारे हमारे रेमेडी होते हैं। वेल्ड मेटल क्रैकिंग बाय हाई जॉइंट रिजिडिटी, बहुत ज़्यादा टाइट अगर जॉइंट हमारे पास है, रिजिड जॉइंट है, टाइट जॉइंट है, तो वहाँ पर भी क्रैक्स के प्रोड्यूस होने के चांस
रहेंगे। साथ में ड्यू टू इम्प्रॉपर हीटिंग एंड कूलिंग, अगर प्रॉपर तरीके से हम लोग हीट भी नहीं कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से कूलिंग भी नहीं कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, क्रैक्स को रिड्यूस करने के लिए यूनिफॉर्म हीटिंग एंड यूनिफॉर्म कूलिंग करना होगा। यूनिफॉर्म कूलिंग करना होगा क्रैक्स को रिड्यूस करने के लिए। ये इसकी हमारी क्या है, रेमेडी है। और देख लेते हैं नोट पॉइंट में, एक्सटर्नल क्रैक्स आइडेंटिफाई बाय द यूजिंग ऑफ पाउडर और लिक्विड। एक्सटर्नल क्रैक्स को अगर हमें फाइंड करना है तो अभी मैंने बताया कि सरफेस पे पाउडर का लेप लगाएंगे, उसके ऊपर लिक्विड फ्लो कराएंगे, जहां पर क्रैक्स होगा वो लिक्विड उस क्रैक्स में मूव करता हुआ आगे बढ़ेगा तो वो क्रैक्स हमें दिखाई दे जाएगा। और इंटरनल क्रैक्स अगर हमें बनाने हैं, फाइंड करने हैं, तो इंटरनल क्रैक्स आइडेंटिफाई बाय द यूजिंग ऑफ रेस, अल्ट्रावायलेट रेस जो हमारी होती हैं, यूवी रेस, और ये हमारे लिए, हमारी आंखों के लिए हार्मफुल होती हैं, इसीलिए हम लोग आई प्रोटेक्शन लेते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। चलिए अब बात करते हैं केस ऑफ वेल्ड क्रैक्स। केस ऑफ वेल्ड क्रैक्स, देखो पुअर डक्टिलिटी ऑफ द गिवन बेस मेटल, अगर बेस मेटल में डक्टिलिटी कम है, सरफेस हार्ड है, ब्रिटल है, वहां पर क्रैक्स जनरेट होंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, द प्रेजेंस ऑफ रिसीडुअल स्ट्रेस कैन केसेस क्रैक्स ऑन द वेल्ड मेटल, अगर इंटरनल रिसीडुअल स्ट्रेसेस की वैल्यू ज्यादा है तो वहां पर क्रैक्स जनरेट होंगे। नेक्स्ट, द रिजिडिटी, अगर मटेरियल बहुत ज्यादा रिजिड है ज्वाइंट पर, तो वहां पर आपका देखो जब एक्सपेंड होगा वर्क पीस या जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वहां पर एक्सपेंशन के समय भी क्रैक्स जनरेट होंगे और कॉन्ट्रैक्शन के समय भी क्रैक्स जनरेट होंगे। तो ये हमारे हो गए। इफ देयर इज हाई कॉन्टैक्ट सल्फर एंड कार्बन देन आल्सो क्रैक्स में बी अपीयर, यदि हम वेल्डिंग बीड में सल्फर की क्वांटिटी को और सल्फर की क्वांटिटी एंड कार्बन की क्वांटिटी को ऐड कर दें तो सरफेस हार्ड हो जाएगी, देन वहां पर भी क्रैक्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। साथ में यूजिंग हाइड्रोजन एज ए सील्डिंग गैस वाइल वेल्डिंग फेरस मेटल, अगर फेरस मेटल की वेल्डिंग कर रहे हो और वहां पर हाइड्रोजन गैस का यूज करेंगे एज ए सील्डिंग गैस, देन वहां पर भी क्रैक्स प्रोड्यूस होने के चांस। साथ में रेमेडी देख लेते हैं, क्रैक्स से बचने के लिए क्या क्या उपचार हैं। तो जितनी चीजें मैंने पढ़ी उसी का जस्ट अपोजिट करेंगे तो वही उसकी रेमेडी होती है। मतलब पॉइंट 1 हम लोग क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट मटेरियल में बी डिक्रीज द चांसेस ऑफ क्रैक्स। अब अगर हमें प्रॉपर डक्टाइल मेटल यूज करेंगे, ब्रिटलनेस कम होगी तो वो क्रैक्स को घटाएगा। देन प्री हीटिंग एंड पोस्ट हीटिंग ऑफ वेल्ड, मान लो हार्ड सरफेस है, हार्ड एंड ब्रिटल सरफेस है, अब इसे तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं और इसे हमें वेल्ड करना ही है, तो हम लोग वेल्ड करने से पहले प्री हीट कर देंगे जिससे वह मेटल सॉफ्ट एंड डक्टाइल नेचर में आ जाएगा, और वेल्ड होने के बाद धीरे धीरे कूलिंग करेंगे, स्लो कूलिंग मीन्स एनीलिंग करेंगे, तो जिससे वह मेटल हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कूलिंग होगा और वहां क्रैक्स रिड्यूस हो जाएंगे। रिड्यूस द गैप बिटवीन द वेल्ड ज्वाइंट बाय यूजिंग रीजनेबल वेल्डिंग ज्वाइंट, दो वर्कपीस के बीच का जो ज्वाइंट है उनको भी थोड़ा सा कम कर दें। ये जो हमारा है वेल्ड ज्वाइंट गैप, इसको भी हम लोग कुछ रिड्यूस कर दें। देन आफ्टर व्हाइल वेल्डिंग रिलीज द क्लैंपिंग फोर्स स्लोली, अब वेल्डिंग हम लोग कर रहे थे तो इसको बहुत अच्छे से क्लैंप करके रखे थे। अब इस क्लैंपिंग की वजह से देखो यहाँ थर्मल एक्सपेंशन जनरेट हुआ था, ये मेटल इसे धकेल रहा था, या और कूलिंग के समय ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस समय इन दोनों के बीच पर ही यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होंगे। अब इन क्लैंपिंग को अगर हम तेजी से ओपन कर देंगे तो यहाँ पे क्रैक्स होने के चांस रहेगा, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे क्लैंपिंग को रिड्यूस कर। नेक्स्ट डिफेक्ट हम लोग देखते हैं माय डियर, अंडरकट। अंडरकट हमारे पास क्या होता है, देखो जब बीड पर इस तरीके के कट हमारे पास दिखाई दे, बीड एक्चुअल ऐसी बननी चाहिए लेकिन यहाँ देखो ये कट है और ये कट है, इसे हम लोग अंडरकट कहते हैं। ये एक्चुअल में ऐसा दिखाई देता है, देखो ये बीड हमारी ऐसी बन रही है और ये बेस मेटल है, बेस
मेटल। बीड और बेस मेटल देखो यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो इधर गैप नहीं दिखाई दे रहा है, ये प्रॉपर तरीके से वेल्ड हुआ है, लेकिन यहाँ जो क्रैक आपका दिखाई दे रहा है इसे क्या है, ये प्लेट छूट जाएगी और ये वेल्ड बीड के साथ ये प्लेट अलग हो जाएगी। तो इसे माय डियर हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर कट। अंडर कट हमारा क्या होगा, व्हेन द बेस मेटल मेल्ट अवे फ्रॉम द वेल्ड जोन देन ग्रूव्स आर फॉर्म्ड इन द शेप ऑफ नॉच। जब हमारा ये वर्कपीस अलग से मेल्ट हो और वेल्ड बीड अलग हो जाए तो इन दोनों के बीच एक नॉच की तरह ग्रूव्स दिखने लगेंगे, इसी को हम लोग अंडर कट कहते हैं। आगे बात करते हैं, देन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज अंडर कट। इट रिड्यूस दैट फटीग स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। इसे हम लोग फटीग स्ट्रेंथ को रिड्यूस करके इस जॉइंट को बढ़ा सकते हैं, जॉइंट की स्ट्रेंथ। देन केस ऑफ अंडरकट, अंडरकट के कौन कौन से केस हमें मिल सकते हैं, और आगे हम लोग पढ़ेंगे रेमेडी ऑफ अंडरकट, अंडरकट के उपचार। तो पहले केस देख लेते हैं, इफ द आर्क वोल्टेज इज वेरी हाई देन द डिफेक्ट आर मे अकर्स। यदि हमारा वोल्टेज मान लो, जैसे हम आर्क वेल्डिंग की बात करें, आर्क वेल्डिंग में हमने आपको वोल्टेज बताया है, वोल्टेज हमारा 40 से 95 वोल्ट अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर 95 वोल्टेज से ऊपर वोल्टेज होगा तो वहां पे इस तरीके से यहाँ पे ज्यादा मेल्ट होगा, यहाँ कम मेल्ट होगा, प्रॉपर होमोजेनियस मेल्टिंग नहीं होगी जिससे क्रैक्स प्रोड्यूस होंगे। चलिए नेक्स्ट आपका क्या होगा, इफ यूज द रॉन्ग इलेक्ट्रोड और इफ द एंगल ऑफ द इलेक्ट्रोड इज रॉन्ग देन आल्सो डिफेक्ट में बी फॉर्म। यदि देखो जैसे हमें जिस मेटल का वेल्ड बीट था इसका सेम ये हो गया हमारा बेस मेटल, बेस मेटल और वेल्ड बीड मेटल यदि हम लोग सेम नहीं रखेंगे तो उस समय हमारे ये क्रैक्स अंडर कट प्रोड्यूस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो हम कोशिश करेंगे बेस मेटल और वेल्ड मेटल को सेम रखने की। देन आगे बढ़ते हैं, यूजिंग ए लार्ज इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो नॉट अवॉइडेबल। देखो एक इलेक्ट्रोड लेंथ हमारी होती है, आप देखते हो जब आप इलेक्ट्रोड परचेज करते हो इस तरीके से इसकी जो लेंथ हमारी होती है ये एक स्टैंडर्ड लेंथ होती है, स्टैंडर्ड लेंथ होती है। अगर नॉन कंज्यूमेबल है तो मैंने आपको बताया है 250 mm से लेके 450 mm तक इसकी लंबाई होती है। अब इससे ज़्यादा लंबी अगर हम इलेक्ट्रोड लेंथ को यूज करेंगे तो यहाँ पर ये डिफेक्ट आने के चांस, ये इलेक्ट्रोड लेंथ पर भी डिपेंड करता है। हाई इलेक्ट्रोड स्पीड इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर दिस डिफेक्ट। अगर हम वेल्डिंग स्पीड बहुत फास्ट करें, यहाँ से यहाँ तक वेल्ड करना है और स्पीड को हम लोग बढ़ा दें तो ये डिफेक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हमारा क्या होता है, अंडर कट। देन आगे बात करते हैं इसकी रेमेडी, उपचार क्या क्या होते हैं इस ये डिफेक्ट हमारे वेल्डिंग में ना आए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं। पॉइंट 1, रिड्यूस द आर्क लेंथ और लोअर द आर्क वोल्टेज। आर्क वोल्टेज को हम लोग क्या कर देते हैं, लो वोल्टेज यूज करते हैं, लो आर्क वोल्टेज यूज करते हैं, और साथ में इस मतलब स्मॉल लेंथ यूज करते हैं, स्मॉल आर्क लेंथ यूज करते हैं, ये हमारा होता है। द डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड शुड बी स्मॉल। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोड आपका है माय डियर, यहाँ पे इसका ये जो डायमीटर है इस डायमीटर को हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। देन हमारे क्या होते हैं, अंडरकट कम हो जाते हैं या रिड्यूस हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। रिड्यूस ऑफ ट्रेवल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोड। अब हाई स्पीड पे हमारे डिफेक्ट अंडरकट प्रोड्यूस हो रहे थे तो स्पीड को हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज कर। ये हमारा था माय डियर रेमेडी ऑफ अंडरकट। नेक्स्ट अब हम लोग डिफेक्ट पढ़ेंगे स्पैटर। स्पैटर मतलब छलकना होता है। तो जैसे आप देखो यहाँ पे हमें इस वर्कपीस को इस वर्कपीस से वेल्ड करना है। आप देखो एक्चुअल की बीड हमारी यहाँ पे ये बन रही है, वेल्ड बीड यहाँ पे ये बन रही है, लेकिन बीड का मटेरियल देखो यहाँ पर स्पैटर हुआ है, यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर और इन सब जगहों पर कहीं बड़े बड़े ड्रॉप्स में कहीं छोटे छोटे ड्रॉप्स में क्या हुआ है, वो फैला हुआ है। ये वर्कपीस को भी हार्मफुल करेगा और हमारे लिए लॉस है।
तो हम चाहेंगे कि इस तरीके से ये स्पैटर ना हो। तो इस स्पैटर के बारे में पहले देखते हैं कि ये स्पैटर क्यों होता है, देन इसकी हम लोग कमियों को भी दूर करने के लिए रेमेडी का यूज करें। तो सबसे पहले देखिए स्पैटर के बारे में। तो स्पैटर हमारे पास क्या होगा, व्हेन सम मेटल ड्रॉप्स आर एक्सप्लोड फ्रॉम द वेल्ड एंड रिमेन स्टक द सरफेस ऑफ द वर्कपीस, देन दिस डिफेक्ट इज नोन एज स्पैटर। मतलब यहाँ पे ये हमारे बीड का मटेरियल छलक कर बाहर चला जाए और उस वर्कपीस के साथ कांटेक्ट होकर परमानेंट वेल्ड हो जाए, ऐसे डिफेक्ट को हम लोग स्पैटर बोलते हैं। आगे देखिएगा इसके आपके रीजन क्या क्या हैं। स्पैटर होने का रीजन ये है कि हाई वेल्डिंग करंट कैन बी, जैसे मान लो ये जो करंट हमारी है, यदि हम करंट की वैल्यू सपोज करो कि 100 वोल्ट 100 एम्पियर यूज कर रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो वहां पे स्पैटर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन आफ्टर हम लोग बात कर रहे हैं द लार्जर या लॉन्गर आर्क द मोर चांसेस ऑफ गेटिंग द डिफेक्ट। आर्क लेंथ की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखो माय डियर, अगर हमें यहाँ वेल्डिंग करनी थी, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड हो गया, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर लेंथ है यही हमारी आर्क लेंथ है, विच इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड मीडियम आर्क लेंथ। If arc length is greater than the diameter of electrode is called large arc length, and arc length is smaller than the diameter of electrode is called small arc length। यदि इसकी लंबाई इस इलेक्ट्रोड के डायमीटर से कम हो तो उस समय इसे स्मॉल लेंथ बोलेंगे। तो हम लोग स्पैटर को ना होने के लिए आर्क लेंथ रिड्यूस यूज करेंगे, है ना। चलिए देन आफ्टर इनकरेक्ट पोलैरिटी। अब यहाँ पे देखो पोलैरिटी का मतलब मैंने आपको बताया है कि जब हमारी आर्क डेविएट हो जाए तो उसे हम लोग पोलैरिटी बोलते हैं। तो पोलैरिटी का मतलब यह है कि जैसे इलेक्ट्रोड यहाँ पे है, अब आर्क एक्चुअल यहाँ बननी चाहिए थी लेकिन ये आर्क हमारी शिफ्ट हो जाती है इस तरफ। देन अगर वेल्डिंग हम लोग यहाँ पे एंड कर रहे हैं तो आर्क यहाँ पे ऐसी होनी चाहिए लेकिन ये शिफ्ट हो जाती है इस तरफ। तो ये जो आर्क हमारी यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो रही है, जब वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे डियर तो केवल यहीं से वेल्डिंग स्टार्ट होगी और वेल्डिंग करते करते यहाँ तक हो पाएगी। इसके बाद अगर इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे तो आर्क हमारी ब्रेक हो जाएगी। तो इसका मतलब यह मेटल हमारा वेल्ड होने से बच जा रहा है और इधर स्टार्टिंग में भी इतना मेटल वेल्ड होने से बच जा रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं आर्क ब्लो। अब इस आर्क ब्लो को रोकने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, एक वर्कपीस गुटका लगा देते थे और यहाँ पर एक गुटका लगा देते थे। ये हमारा होता था स्टार्टिंग में जब लगाते थे तो ये होता था टोई इन, और एंड में जब लगाते थे तो ये होता था टोई आउट। अगर डियर हम लोग यहाँ से वेल्डिंग स्टार्ट करें तो इसी गुटके का नाम चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा टोई इन एंड ये हो जाएगा टोई आउट। तो इस तरीके से हम लोग इस आर्क ब्लो को रिड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पोलैरिटी से मतलब ये है कि जब हम लोग डीसी पावर यूज करते हैं तो डीसी पावर में एसी पावर में कभी भी पोलैरिटी जनरेट नहीं होती है, क्योंकि एसी में 50% हीट आपका वर्कपीस में जनरेट होता है और 50% हीट आपका इलेक्ट्रोड पर जनरेट होता है, जिस वजह से एसी पावर में कहीं भी पोलैरिटी जनरेट नहीं होती। डीसी में क्या होता है, जब डायरेक्ट करंट डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी हम लोग यूज करते हैं तो उस समय हमारा क्या होता है, देखो एक हम लोग डीसी एसपी यूज करते हैं और एक हम लोग डीसी आरपी। डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी एंड डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, दोनों केस में क्या होता है, स्ट्रेट पोलैरिटी में 1/3 वर्कपीस इलेक्ट्रोड पे हीट जनरेट होती है और 2/3 आपका वर्कपीस पे जनरेट होता है। ये सारी चीजें मैंने डिटेल्ड में बता रखी है। और रिवर्स पोलैरिटी में क्या होता है, 2/3 आपका इलेक्ट्रोड पे जनरेट होता है और 1/3 वर्कपीस पे जनरेट होता है। इसी को हम लोग पोलैरिटी बोलते हैं। अब हम चाहेंगे कि देखो अगर ये ज्यादा पोलैरिटी हमारे पास बन रही है तो हमारे वर्कपीस के लिए डिफेक्टिव है, नुकसानदायक है या हार्मफुल है, तो हम इस पोलैरिटी को भी कंट्रोल करेंगे जो एक स्पेल्टर का रीजन। चलिए, इम्प्रॉपर गैस सील्डिंग में आल्सो केस दिस डिफेक्ट। अब जो हम लोग माय डियर यहाँ पे देखो
अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन, इन सारी गैसों का यूज करते हैं शील्डिंग के लिए। अगर इनकी प्रॉपर शील्डिंग यहाँ पे नहीं होगी तो यहाँ पे स्पेल्टर के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिससे इस तरीके के डिफेक्ट हमारे पास मिलते रहे। चलिए आगे बात करते हैं रेमेडी फॉर द स्पेल्टर। स्पेल्टर को ना होने के लिए कौन कौन से उपचार हम लोग करते हैं। तो ऑब्वियसली है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ जो हम लोग यूज कर रहे थे, L इज ग्रेटर देन D हम लोग यूज नहीं करेंगे, या तो हम लोग L इज इक्वल टू D यूज करेंगे या L इज लेस देन D यूज करेंगे। मैक्सिमम हम लोग इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं यूजिंग द राइट पोलैरिटी एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द वेल्डिंग। पोलैरिटी को भी हम लोग कंट्रोल करेंगे। देन इंक्रीज द प्लेट एंगल एंड यूजिंग द प्रॉपर गैस शील्डिंग। प्रॉपर गैस शील्डिंग जैसे हम लोग, अगर मान लो CO2 गैस हमारी रिएक्ट कर रही है तो वहाँ हम लोग आर्गन गैस यूज कर लेंगे। आर्गन हमारी हार्मफुल हो रही है तो वहाँ पे हम लोग हीलियम यूज कर लेंगे। हीलियम और आर्गन में हीलियम आपकी कॉस्टली गैस होती है, तो कोशिश करते हैं आर्गन गैस का यूज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं पोरोसिटी डिफेक्ट। पोरोसिटी का मतलब क्या है कि देखो, एक आपका होता है, जैसे इस वर्कपीस के अंदर आप यहाँ पे देखो, ये जो बीड आपकी दिखाई दे रही है, ये जो वेल्ड बीड आपकी दिखाई दे रही है, वेल्ड बीड में आप देखो यहाँ पे कुछ होल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हर जगह पे आपको कुछ होल्स दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअल का बीड हमें ऐसा मिलना चाहिए था, लेकिन इस तरीके के जो डिफेक्ट हमारे पास मिल रहा है माय डियर, इसे हम लोग पोरोसिटी बोलते हैं। इस पोरोसिटी का रीजन क्या होता है? पोरोसिटी इज द कंडीशन इन विच द गैस और स्मॉल बबल्स गेट्स इंटरप्टेड इन द वेल्ड बीड जोन। यदि कोई हमारे स्मॉल बबल्स या गैस के पार्टिकल्स इसके अंदर इम्बेडेड हो जाते हैं, मतलब अंदर चले जाते हैं, वह अपनी जगह बना लेते हैं आफ्टर सॉलिडिफिकेशन। वहां पर उस गैस के वॉल्यूम के बराबर स्पेस बन जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पोरोसिटी। अब इस पोरोसिटी के लिए रीजन क्या क्या होते हैं? फर्स्ट आपका क्या होता है? इट अकर्स व्हेन द इलेक्ट्रोड इज नॉट कोटेड प्रॉपरली। अब देखिए, जो हम लोग कोटेड इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रोड में हम लोग फ्लक्स की कोटिंग यूज करते थे। ये हमारे पास होते थे फ्लक्स। इन फ्लक्स के बारे में भी हमने आपको बता रखा है, और इनके कोटिंग फैक्टर एक बार आपको हमने बता रखा है। कोटिंग फैक्टर इज इक्वल टू D1/D2 के बताया है। यदि लार्ज डायमीटर हम लोग D1 ले रहे थे और स्मॉल डायमीटर हम लोग D2 ले रहे थे। स्मॉल डायमीटर आपका ये जो वेल्ड रॉड होता था, और फ्लक्स के साथ इसके डायमीटर को D1 ले रहे थे, तो कोटिंग फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा, बिकॉज ऑफ फ्लक्स के साथ डायमीटर आपका लार्जर होगा और वायर का डायमीटर स्मॉलर होगा। अगर यहाँ पे देखो, आप फ्लक्स की प्रॉपर कोटिंग अगर ना की जाए तो उस समय हमारे क्या होंगे? पोरोसिटी बनने के चांसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन यूजिंग लॉन्गर आर्क में आल्सो इंक्रीज द चांसेस। यदि हम आर्क लेंथ को ज्यादा रखेंगे तो वहां पर हमारे पोरोसिटी होने के चांस होंगे। देन इंक्रीज द वेल्डिंग करंट। करंट की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो वहां पर भी इसके चांसेस होंगे। रस्ट और ऑयल इन वेल्डिंग सरफेस। अगर वेल्डिंग सरफेस पे कोई धूल या ऑयल के कण होंगे तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम। रेमेडी हम लोग क्या करेंगे? उपचार क्या करेंगे? प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड हम लोग करेंगे, साथ में करंट की वैल्यू को डिक्रीज रखेंगे, और स्मॉलर हम लोग क्या करेंगे? यूजिंग स्मॉलर आर्क लेंथ हम लोग स्लो यूज करेंगे, और वेल्ड सरफेस पर ऑयल और ग्रीस को साफ कर देंगे। देन चैटर देखते हैं। चैटर माय डियर क्या होता है? आप इस तरह से देखो, ये वेल्ड बीड पे ऐसी लाइनें हमारी बनती चली जा रही हैं। ये हमारा क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्यूजन की वजह से ऐसी लाइनें बनती हैं, जिसे हम लोग चैटर बोलते हैं। एक्चुअल की बीड हमारी ऐसी बननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे देखो ये चैटर हमारे प्रोड्यूस होने लगे। ये हमारा क्या होता है? इट अकर्स व्हेन द क्रेटर इज नॉट फिल्ड बिफोर द आर्क इज ब्रोकन, which case the outer edge to cool faster than the crater. This case is stress and then cracks are formed. यहाँ क्रैश के चांसेस भी आ सकते हैं। अब ये आपको देख के ही पता चल रहा है कि कहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हमने वेल्डिंग किया है तो ये यूनिफॉर्म कूलिंग नहीं हुआ होगा। अगर यूनिफॉर्म कूलिंग
एंड यूनिफॉर्म हीटिंग हुआ होता तो ऐसे केस आने के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं। तो जिस वजह से ये केस हमारे पास परफॉर्म हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। केस ऑफ द क्रेटर एंड रेमेडी फॉर द क्रेटर। केस ऑफ द क्रेटर मतलब क्या होगा? इनकम्प्लीट टॉर्च एंगल। अभी जो हमारा ये इलेक्ट्रोड है ये वर्कपीस से जितने डिग्री एंगल बनाता है सारी चीजें मैंने बता रखी है। यदि इस एंगल को एक लिमिट से कम या ज्यादा रखेंगे तो उस समय ये प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन आफ्टर यूज ऑफ द लार्ज इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड की लेंथ हमने आपको बता रखी है। एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेंथ से ऊपर अगर हम बड़े इलेक्ट्रोड लेंथ को यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। एंड इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक्स। अगर गैस वेल्डिंग की बात करेंगे तो गैस वेल्डिंग में जैसे हम लोग लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग यूज कर रहे हैं या राइट वर्ड वेल्डिंग यूज कर रहे हैं, जहां पे डियर लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, अगर वहां राइट वर्ड वेल्डिंग यूज कर रहे हैं तो इस तरीके के प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन बात कर रहे हैं रेमेडी। रेमेडी क्या है? बस इसी के जस्ट अपोजिट इसका उपचार होता है। तो यूजिंग ए प्रॉपर टॉर्च एंगल, अगर हमारे टॉर्च एंगल सही नहीं है तो प्रॉपर टॉर्च एंगल हम लोग यूज करेंगे। साथ में स्मॉल इलेक्ट्रोड लेंथ हम लोग यूज करेंगे एंड यूज ए प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक। ये हमारे इसके रेमेडी होते हैं। आगे बात करते हैं स्लैग इंक्लूजन। यदि हमारे वेल्ड बीड में कुछ इस तरीके से मटेरियल अंदर जाकर बैठ जाते हैं तो जिसे हम लोग स्लैग इंक्लूजन बोलते हैं, जो जाकर हमारे वेल्ड बीड की स्ट्रेंथ को क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। तो इस तरीके के डिफेक्ट को माय डियर हम लोग बोलते हैं स्लैग इंक्लूजन। चलिए ये हमारे क्या होते हैं? इफ देयर इज एनी स्लैग, एनी स्लैग, एक्चुअल में स्लैग हमारा बनेगा जब वेल्डिंग हम लोग करते हैं। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोड कोटिंग में स्लैग मटेरियल लगाए हैं तो वो स्लैग का फॉर्मेशन करेगा। वो स्लैग हमारा वेल्ड बीड को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर उस स्लैग के कुछ पार्टिकल्स इस वेल्ड बीड के अंदर जाकर मिल जाएं तो वो हमारा डिफेक्ट कहलाता है स्लैग इंक्लूजन। चलिए, इफ देयर इज एनी स्लैग इन द वेल्ड देन इट अफेक्टेड द टफनेस एंड मेटल वेल्ड एबिलिटी ऑफ द गिवन मटेरियल। ये तो मैंने चीजें आपको बता रखी है। दिस डिक्रीज द स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस ऑफ द वेल्ड मटेरियल, स्लैग इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वेल्ड और बिटवीन द वेल्ड टर्न्स। इसका मतलब यह है माय डियर कि देखो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे वेल्डिंग स्टार्ट किया। अब वेल्डिंग सपोज करिए कि ये हमारे पास वेल्ड बीड बन रहा है, ये वेल्ड बीड बन रहा है, यहाँ तक हम वेल्डिंग करके पहुंच गए हैं। इसके ऊपर एक लेयर हमारी स्लैग की बनती है। ये बनेगी कब? जब इस मटेरियल में हम लोग क्या करेंगे, इस वेल्ड कोटेड मटेरियल में मतलब इलेक्ट्रोड में जो फ्लक्स की कोटिंग करते हैं, इस फ्लक्स की वजह से यहाँ पर स्लैग बनता है, जिसका मेन एडवांटेज होता है इस वेल्ड बीड को रैपिड कूलिंग से रोकने के लिए, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए, इन सारी चीजों का यूज करते हैं। लेकिन इस स्लैग के कुछ पार्टिकल्स अगर बीड के अंदर इम्बेडेड हो जाते हैं वो हमारे लिए स्लैग इंक्लूजन की तरह डिफेक्ट बना। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो स्लैग इंक्लूजन आपका कुछ इसी तरीके से दिखाई देगा। ये प्रॉपर बीड आपकी नहीं बन पाएगी। ये जो वेल्ड बीड आप दिखाई दे रही है यहाँ पे आपको, ये प्रॉपर वेल्ड बीड नहीं बन पाएगी। ये बगल जो आप देख रहे हैं ये स्पैटर प्रॉब्लम है। और यहाँ पे आपको इस तरीके से देखो ये जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं ये स्लैग इंक्लूजन की वजह से। इसके केसेस क्या हैं इसको देख लेते हैं और इसकी रेमेडी। चलिए, स्लैग इज फॉर्म्ड if the welding current density is very small as does not provide the required amount of the heat melting the metal surface। proper heating की वजह से slag हमारा formed होगा। then after if the welding speed too fast then also slag may be occurs। तो हम यहाँ पे slag को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, स्लो वेल्डिंग स्पीड का यूज करेंगे। स्लो वेल्डिंग स्पीड यूज करेंगे तो ये हमारी रेमेडी हो जाएगी टू अवॉइड द स्लैग इंक्लूजन। देन हम बात करते हैं इफ द एज ऑफ द वेल्ड सरफेस इज नॉट क्लीन्ड प्रॉपरली देन ऑल्सो स्लैग फॉर्म्ड। यदि हम लोग जिस वेल्ड सरफेस को देखो बिफोर वेल्डिंग हम लोग इसी चीज की टेस्टिंग करते हैं। मान लो यहाँ पे हमें वेल्डिंग करना था तो इसकी सरफेस प्रॉपर तरीके से क्लीन होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं या इम्प्योरिटीज हैं
वो हमारी वेल्ड बीड के साथ मिक्स होकर एक स्लैग फॉर्म करेंगी। जो बीड में मिक्स हो जाएंगी तो स्लैग इंक्लूजन। देन इम्प्रॉपर वेल्डिंग एंगल एंड ट्रेबल्ड रेट वेल्डिंग, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर वेल्डिंग एंगल यूज करेंगे, वेल्डिंग स्पीड को कंट्रोल्ड करेंगे। देन हमारा केस ऑफ स्लैग इंक्लूजन है वो दूर हो जाए। इसी की ये सारी हमारी रेमेडीज थी जो मैंने अभी पीछे डिस्कस कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इनकम्प्लीट फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब डियर क्या है कि ये पूरी की पूरी वेल्ड बीड हमारी अच्छे तरीके से फ्यूज होकर यहाँ पे भरनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि इतनी दूर तक हमारा गैप रह जा रहा है। इसका मतलब प्रॉपर वेल्ड बीड मटेरियल यहाँ पे फिल नहीं हुआ है। ऐसे डिफेक्ट को हम लोग इनकम्प्लीट फ्यूजन बोलते हैं, जो इस तरीके से दिखाई देगा। देखो यहाँ पर क्या है, वेल्ड बीड छोटा बना है, यहाँ पे वेल्ड बीड बड़ा बना है, फिर यहाँ पे छोटा बना है। यह इनकम्प्लीट फ्यूजन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एंड वेल्डिंग स्पीड के कारण। आगे देखिए, इट अकर्स बिकॉज ऑफ लो हीट इनपुट। जहां पे हीट इनपुट स्मॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा, वहां पे वेल्ड मेटल कम मेल्ट हो पाएगा, जिससे हमारा ये डिफेक्ट जनरेट होगा। एंड when the weld pool is very large runs ahead of the arc, and when the angle of the joint too slow, incorrect electrode and torch angle may be also lead the incomplete fusion। टॉर्च एंगल एंड इलेक्ट्रोड एंगल ये जो मैंने बता रखा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सपोज करिए ये फिलर रॉड हो जाए, फिलर रॉड हो जाए, और यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा हो जाए इलेक्ट्रोड। इसको हम लोगों ने होल्ड कर दिया है और यहाँ पे इसको हम लोग पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अब ये वर्कपीस से जितना θ1 एंगल बनाएगा और ये वर्कपीस से जितना θ2 एंगल बनाएगा, इन एंगल को हम लोगों ने जितना, अगर सपोज करो इसकी वैल्यू 30 to 40 डिग्री के बीच वेरिएट कर रही है, तो 40 डिग्री से एबव हम ले जाएं या 30 डिग्री से बिलो ले जाएंगे तो हमारे पास फ्यूजन की प्रॉब्लम आएगी। आगे बात करते हैं इंक्रीज। अच्छा, रेमेडी की बात करेंगे तो रेमेडी का मतलब जब हम लोग इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं तो अगर प्रॉपर एंगल नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, रॉड और फिलर मटेरियल का प्रॉपर एंगल यूज करेंगे। साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, लो हीट इनपुट कहीं कहीं दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखो ये मेटल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेल्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे वेल्ड बीड आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। तो ऐसे हमारे पास यहाँ प्रॉपर हीटिंग और हर जगह पे अगर हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो यूनिफॉर्म हमारे पास मटेरियल डिपॉजिट होगा, जिससे हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हमारे इसके रेमेडी होंगे, मैंने बता दिया है। अब इस तरीके से एक और देख लीजिएगा, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम वेल्डिंग कर रहे हैं, अगर सपोज करो कि ये हमारे पास बीड है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें क्या है, डेप्थ ऑफ बीड इतना ले जाना था। ये जो हमारा है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कहलाता है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। अब डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, ऊपर अगर बीड ऐसी बनती है तो इसे माय डियर हम लोग क्या बोलते थे, रेनफोर्समेंट। और इस रेनफोर्समेंट पे जो एंगल पूछा जाएगा तो 10 से 15 डिग्री इधर भी और 10 से 15 डिग्री इधर भी। एंगल ऑफ कन्वेक्सिटी इसे बोलते हैं, उत्तलता कोण। तो रेनफोर्समेंट ये वाला पार्ट होता है, डेप्थ ऑफ बीड ये वाला पार्ट होता है। अगर प्रॉपर यूनिफॉर्म हीटिंग नहीं प्रोवाइड कराए हैं तो यह बीड आकर यहीं पर कूल्ड हो जाएगी। हमें इतनी प्रोवाइड कराना था, तो यहाँ तक जो बीड नहीं पहुँच पाई है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। जो हमारे पास ऐसा दिखाई दे रहा है, बीड यहाँ तक आनी चाहिए थी लेकिन केवल यहीं तक पहुँच पाई। अब इसके लिए क्या होगा, दीज डिफेक्ट अकर ओनली इन द बट वेल्डिंग where the groups of the metal is not filled completely। यह ग्रुप्स हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं फिल हो पा रहा है। It is also called incomplete penetration defect। अब इसके लिए हमारे क्या क्या रीजन्स हैं, जो ग्रुप बनेगा वो ग्रुप हमारा बनेगा लेस डिपोजिशन ऑफ द वेल्ड मेटल। अगर प्रॉपर तरीके से वेल्ड मेटल इसके अंदर डिपॉजिट हुआ होता तो ये ग्रुप हमारे पास नहीं बनते। सेकेंड रीजन हमारे पास क्या है, यूज ऑफ इम्प्रॉपर साइज ऑफ इलेक्ट्रोड। अब देखो सपोज करो कि इस वर्क पीस पे ऐसे देखिए, मान लीजिए कि आपका थिकर प्लेट यूज होना था। थिक प्लेट की वेल्डिंग के लिए
आपने दोनों के बीच गैप भी रखा। अब इलेक्ट्रोड की थिकनेस कम है तो ये क्या है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोड मेल्ट हो रहा है, बार बार यहाँ वेल्ड फिल कर रहा है, तो इस तरह से जल्दी ही यहाँ पे कूलिंग हो जा रही है। रैपिड कूलिंग होने की वजह से ये यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है। जब इसका डायमीटर कम होगा तो स्मॉल अमाउंट में हमारा वेल्ड होगा और वही स्मॉल अमाउंट पूल ऑफ मोल्टेन मेटल यहाँ पे आकर वेल्ड करेगा। इसीलिए इसे हम लोग इम्प्रॉपर मतलब कंप्लीट फ्यूजन को करने के लिए इस डायमीटर को हम लोग मतलब लार्ज डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड को यूज करेंगे। साथ में अगर हम फिलर रॉड भी यूज कर रहे हैं, फिलर मेटल यूज कर रहे हैं, तो फिलर मेटल को भी हम लोग लार्ज डायमीटर का यूज करेंगे। देन हीट सप्लाइड भी हमें बढ़ाना। तो ये हमारा हो गया। आगे बात कर रहे हैं इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक। वेल्डिंग टेक्निक जैसे हम लोग राइट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक या लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं तो उसे हम लोग प्रॉपरली यूज करेंगे। चलिए ये हमारा हो गया। अब इसी का जस्ट अपोजिट हमारा हो गया, ग्रुप भरने के लिए प्रॉपर मटेरियल लगाएंगे, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड ठीक ठाक यूज करेंगे और प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक यूज करेंगे। इस तरीके से हमारा हो गया। इसी की एक समरी हमने दे रखी है, साथ में एक वेल्डिंग सिंबल होता है। तो वेल्डिंग सिंबल के लिए डियर ये क्वेश्चंस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपका बट ज्वाइंट वेल्ड का सिंबल क्या होता है, लैप ज्वाइंट का क्या होता है, तो ये कुछ सिंबल आपको हमने दे रखा है। जैसे इधर हमने आपके नेम दे रखे हैं, इधर आपकी वेल्डिंग कैसी होती है वो दे रखा है और इसका सिंबल है। तो आप इसको देखना कि अगर हम स्क्वायर बट वेल्डिंग का मतलब दो प्लेटों की फेस सामने रखकर वेल्डिंग की जाती है और लैप वेल्डिंग का मतलब एक प्लेट को दूसरे के ऊपर लैप करके वेल्ड कर। अब अगर हमारे पास स्क्वायर बट वेल्डिंग है वह कुछ इस तरीके से वेल्ड होगी और उसका सिंबल आपको इस तरीके से दो वर्टिकल लाइन होंगी और एक पैरेलल लाइन पे कांटेक्ट होंगी। स्क्वायर बी बट वेल्ड का मतलब क्या हो जाएगा, जो हम ग्रुप बनाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, ये इस तरीके से। अब ये सिंगल ग्रुप भी हम लोग बना सकते हैं। अगर प्लेट थिकनेस ज़्यादा है तो इस तरीके से हम लोग डबल ग्रुप भी बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, स्क्वायर बी वेल्डिंग। इसके लिए हम लोग सिंबल क्या रखेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे वी शेप बना लेंगे। साथ में देखो स्क्वायर बी विथ ब्रॉड रूट फेस, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज़्यादा है तो ये हम लोग ये अलग से वाई शेप का। ये थोड़ा सा आपको याद करने वाली चीज़ है, इसमें समझने और समझाने की कोई चीज़ नहीं है। देन सिंगल बेवल ज्वाइंट, बेवल बट ज्वाइंट एंड सिंगल बेवल बट विथ ब्रॉड रूट होगा। तो आप देखो थोड़ा सा एक वर्टिकल वी के साथ इंक्लाइन भी बना देना और जहां ब्रॉड शेप यूज होगा वहां पे डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बढ़ा देना। ये हमारा हो जाएगा सिंगल यू ज्वाइंट। अब सिंगल यू ज्वाइंट ये जो हमने ग्रुप बनाया है इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, यू ज्वाइंट का मतलब ये ऐसे हो जाएगा। इस तरीके से ये हमने सिंगल यू ज्वाइंट बना दिया। अगर प्लेट की थिकनेस ज़्यादा होगी तो हम लोग क्या करेंगे, डबल यू ज्वाइंट बना देंगे। डबल यू ज्वाइंट कैसे बनाएंगे, इस तरीके, ये हमारे पास हो जाएगा ऐसा और इस तरीके से हम लोग बना देंगे। यहाँ पे मेटल हमारा फिल हो जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं डबल यू ग्रुप। इसका पूरा डिटेल्ड हमने इंट्रोडक्शन आपको दिया है कि कितना यहाँ पे गहराई रखेंगे, कितना एंगल रखेंगे, इनके बीच में गैप कितना रखेंगे, वो प्रीवियस लेक्चर में आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा सिंबल हो जाएगा। और साथ में सिंगल जे ज्वाइंट, जे का मतलब इस तरीके से ABCD के अल्फ़ाबेट जे की तरह का इसका सिंबल होता है। तो ये हमारी वेल्डिंग हो जाएगी और इस तरीके से इसका सिंबल हो जाएगा। तो इसे आप केवल याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका कभी कदार इससे मिल जाता है, अदरवाइज इससे क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा माय डियर ये था वेल्डिंग टेक्नोलॉजी पे। तो हम लोगों ने वेल्डिंग टॉपिक को प्रॉपरली कंप्लीट किया और उसके रेमेडी को भी हम लोगों ने पढ़ा, उसकी कमियों को भी पढ़ा। तो चलिए माय डियर आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू माय डियर।